सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से ये समय निकाल करके यहाँ पे शिरकत की एंड वी कुड डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स। सो बेसिकली हम लोग एकत्रित हुए हैं द 5th कार्डियक समिट 2022 उदयपुर, जो हम 2 दिवसीय हार्ट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है और जिसको ऑर्गेनाइज हम करते हुए आ रहे हैं पिछले 4 साल से, विच हैज बिकम अ very good leading conference, especially in last 4 years beyond the region, and it is almost to the tune of national level का जा रहा है because of the faculty जो हमारे पास में है वो national repute की and who are having international name. So ये conference हम हार्ट एंड रिदम सोसाइटी उदयपुर के उसमें करते हैं और साथ में हमारे एकेडमिक पार्टनर्स होते हैं API चैप्टर उदयपुर, जो कि सारे फिजिशियंस की बॉडी है, along with of course the parent body जहाँ पे मैं काम करता हूँ, पालास हॉस्पिटल उदयपुर। So now you can ask me कि क्यों हमें 5वें वर्ष में और 5th कार्डियक समिट की जरूरत क्यों पड़ती है। Now you know for past many years हम देख रहे हैं कि हृदय रोगों में वृद्धि सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रही है। आज के अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो 10 to 12% पेशेंट्स जो हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, उसमें हार्ट डिजीज देखी जा रही है नॉन डायबिटिक्स में, और यही डायबिटिक पेशेंट्स में ये संख्या बढ़ करके 20 से 22% हो जाती है। तो ये चिंताजनक विषय है। सेकेंडली, युवा वर्ग जो इससे सबसे ज्यादा आजकल हम देख रहे हैं अफेक्ट हो रहा है, वो बड़ा चिंता का विषय है। बिकॉज आई ऑलवेज से इन एनी ऑफ माई प्रेजेंटेशंस, यूथ इज बेसिकली द कॉर्नरस्टोन और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर कहीं है तो वो यूथ का है। और हमारी नेशनल पॉपुलेशन अगर ओवरऑल देखें तो एवरेज एज हमारी ऑस्ट्रेलियंस के कंपैरिजन में या वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम लोग रिलेटिवली यंग हैं, तो दिस इज अ गुड थिंग। तो अगर वही वर्ग ग्रसित होने लगेगा हृदय रोगों में तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अब बात आती है कि क्यों और क्या चीजें अलग से हो रही हैं। आपने पिछले 6 वर्षों में देखा होगा 3 या 4 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए बाय डूइंग जिमिंग। अब जिमिंग और इस सब को लेकर के बड़े मेरे साथ पास में प्रश्न आ रहे हैं। इवन गुड़गांव से लेकर के मुंबई से देयर आर डिफरेंट न्यूज चैनल्स और जो ब्लॉग्स चलाते हैं, ब्लॉगर्स चलाते हैं, वो सब भी कि भाई ऐसा क्या कारण है जो जिम के बाद में ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं और तो इतना नहीं हो रहा है। सो इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक, वो अनसुपरवाइज्ड नहीं हो रहा है। जिमिंग करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी अपन एक्सरसाइज करें, इट शुड बी डन अंडर सुपरविजन, नंबर 1। नंबर 2, कई जगहों पे देखा गया है कि हम लोग आज भी, देखिए जिम में कौन लोग जाते हैं, युवा वर्ग ज्यादा जाता है। रीजन आप अगर ध्यान से उनसे पूछेंगे तो वो बेसिकली मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग फॉर फिटनेस बट दे आर आफ्टर द मसल बिल्डिंग एंड मोर ऑफ अ फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस और मसल बिल्डिंग की बात आएगी तो क्या करोगे आप, कुछ प्रोटीन शेक्स, कुछ अलग बिस्किट्स, कुछ अलग चीजें चलेंगी जिनको हम कई बार बोलते हैं कि उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। तो वो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसको अफेक्ट करते हैं। नाड़ियों में अलग तरीके का एक केमिकल जमता है जिसकी वजह से हृदय रोग होने की या हार्ट अटैक होने की क्षमता या प्रोपेंसिटी आकार उसकी होने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कोई भी चीज हो उसको हम समझें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उस पर हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। सो कल जो हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हम करेंगे डे 1 से ECG वर्कशॉप पे। आप देखिएगा ECG देखने में कितना सिंपल टेस्ट है बट उसकी इंटरप्रिटेशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड और कितने जटिल हैं। उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, बीमारी का इफेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। ECG नॉर्मल आ गया, भाई इसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमें भी ये समझाना पड़ता है फिजिशियंस को, या हमें कई बार बताना होता है हमारे MBBS कलीग्स को कि हृदय रोगों में भी, हार्ट अटैक में भी इनिशियल ECG 5% लोगों में नॉर्मल हो सकता है। तो अगर आपको चेस्ट पेन वगैरह कुछ हो रहा है, फिजिशियन या कोई भी क्लिनिशियन या कोई भी डॉक्टर आपको बोल रहा है कि 10 मिनट आधा घंटा रुको, तो रुकना चाहिए, एक ECG और रिपीट करना चाहिए, वो ECG भी नॉर्मल है, देन वी कैन से चांसेस बहुत कम है। पहले हम बोलते थे कि छाती में दर्द होना सबसे कॉमन सिम्टम है, आज भी है, लेकिन अब आजकल हम जो देख रहे हैं डायबिटीज की प्रोपेंसिटी बढ़ने की वजह से छाती में दर्द
कम होना शुरू हुआ है, मींस इतना ज़्यादा तेज दर्द नहीं होता है, सांस में तकलीफ, पल्पिटेशंस, धड़कन तेज होना, ये सिम्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इवन जॉ पेन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम। इसी के अलावा इको पे वार्ता होगी, हम कुछ नई चीज़ों पे जो नवीन जांचें हैं उस पर चर्चा करेंगे, कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, इजाद हुई हैं, उसको कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे मेडिसिन राइटिंग, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज एन आर्ट, दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, कैसे कैसे किस कॉम्बिनेशन में दी जाए, किस अवधि के लिए दिया जाए। हार्ट मरीजों को 2-3 चीज़ें बड़ी सताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये दवाइयाँ स्टार्ट हुई तो जिंदगी भर चलेगी? ऐसा नहीं होता है। इनिशियल फेज में आपको री अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्टेंटिंग करते हैं तो वो बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बॉडी के बाहर का पार्ट है, उसको बॉडी का पार्ट बनने में अराउंड 3 महीने लगते हैं। तो 3 महीने से 6 महीने तक हम हमेशा बोलते हैं कि दवाइयाँ गलती से भी बंद ना करें, उसके बाद में चिकित्सक से डिस्कस करके हम ऊपर नीचे उनको कर सकते हैं। बट यस, 1 साल या 2 साल बाद में अमूमन खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बहुत ही मिनिमम डोज पे जाती है और यूजुअली 1 या 2 रह जाती है, अपार्ट फ्रॉम बीपी की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाई। इसके अलावा हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम बोलते हैं कि वॉल्व खराब हो गया है। एक वॉल्व होता है जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। पहले इसको ओपन हार्ट करके सर्जरी होती थी, आपको चेस्ट खोलना होता था, वेंटिलेटर पे पेशेंट आता था, उसको हम वॉल्व को प्रत्यारोपित करते थे। बट अभी आजकल क्या हुआ है, जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही हम एक फीमोरल आर्टरी से जाकर के और वॉल्व को, नया वॉल्व वहाँ लगा देते हैं। देखिए कितनी तकनीक, कितना प्रोग्रेस, कितना चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं कि जो आप ओपन हार्ट करके कर पाते थे, आजकल वो सिंपल जैसे एंजियोप्लास्टी होता है वैसे आप कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टावी, ट्रांस आयोटिक वॉल्व इम्प्लांटेशन, और टावर भी बोलते हैं, ट्रांस आयोटिक वॉल्व रिवस्कुलराइजेशन। तो इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डायबिटीज और हार्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायबिटीज और हार्ट एक साथ चलते हैं, और अगर देखा जाए तो हार्ट की नाड़ियाँ, ब्रेन की नाड़ियाँ, डायबिटीज और किडनी, ये सारे के सारे एक साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि हमें बीमारी हार्ट की कम कैसे की जाए, उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम किए जाएं। बीपी कंट्रोल रहेगा, हार्ट के ऊपर दबाव और ब्रेन के ऊपर और किडनी के ऊपर दबाव कम होगा। शुगर कंट्रोल रहेगा, तीनों के ऊपर दबाव कम आएगा, तो चांसेस हार्ट अटैक होने के, ब्रेन अटैक होने के कम हो जाते हैं। मोटापा, इस पे भी चर्चा होने वाली है कि मोटापे से हम कैसे बचें। देखो, मोटापा सिर्फ एक चीज लेके नहीं आता कि वेट गेन हो गया, मोटापा बहुत सारी चीजें लेके आता है। मोटापा इज कंसिडर्ड टू बी द हार्बिंगर ऑफ मेनी डिजीज, चाहे वो बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, हार्ट या ब्रेन अटैक्स हो। और एक और चीज, पेट जो है या पूरी बॉडी है, उसका वेट कहाँ आ रहा है? पाँव पर, घुटने। पहले हम चलते नहीं थे इसलिए मोटापा बढ़ गया, अब हम चल नहीं सकते हैं क्योंकि घुटने भी खराब हो रहे हैं। So one has to be very very cautious of all these risk factors. इसके अलावा देखो, हेल्थ हम क्या मानते हैं? हेल्थ अमूमन हम समझते हैं हम फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम हेल्दी हैं। क्या ये लगता है आपको हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग and not merely absence from the disease। मतलब सिर्फ बीमारी से बचना या बीमारी हमें नहीं हुई है, ये हेल्थ नहीं है। हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी मानसिक फिटनेस और हमारी सामाजिक मीन्स हमारी बातचीत करने का तरीका और ओवरऑल फिटनेस, दिस इज व्हाट इज हेल्थ। क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं अभी? क्योंकि हम 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें एक टॉपिक मानसिक विकास पे भी है, जो डॉक्टर प्रोफेसर मोहित गुप्ता साहब, जीवी पंत के जो प्रोफेसर हैं, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। हमें देखिए, आप कभी भी देखिएगा, लोग बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए फॉर मेंटल हेल्थ। बात सही है। आप याद करके मुझे बताएं, अपने लोगों में से कितने लोग 1 घंटे तक एक ही पोस्चर में बिना हिले और बिना आंख खोले कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं? नहीं। आप चेंज होंगे, आप कभी पाँव इधर उधर करेंगे, थोड़ा सा चेंज होंगे। मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है तो मेंटल फिटनेस पे भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो।
और मेंटल फिटनेस नहीं है तो फिजिकल फिटनेस पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो हेल्थ इज ओवरऑल पर्सपेक्टिव। हमें फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है। तो इसके इनके ऊपर चर्चा होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए स्टैंड्स, कुछ नई चीज़ें भी विकसित हुई हैं। कुछ घुलनशील स्टैंड भी आए हैं पिछले कुछ समय में, जो स्टैंड 2 साल बाद में या 1.5 साल बाद में बॉडी में रहता ही नहीं है, वो घुल जाता है अपना काम करने के बाद में, जिसको हम BRS टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, कोई भी चीज़ नई आती है, उसकी अच्छी बात यह है कि वो टेस्ट होकर के मार्केट में आई है, पेशेंट्स पर लगना शुरू हो गया, इसका मतलब वी आर हैविंग डेटा फॉर दिस। लेकिन उसके इंडिकेशंस साथ में समझने होते हैं। कोई भी नई चीज़ किन पेशेंट्स में यूज होना चाहिए, उसके कोई और साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे भी मंथन होगा, इस पे भी चर्चा होगी। सो दिस इज व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कॉन्फ्रेंस। हमारे इस कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर एस के कौशिक साहब, डॉक्टर प्रोफेसर कपिल भार्गव साहब एंड डॉक्टर प्रोफेसर मुकेश यादव। एंड आई एम वेरी हैप्पी that I am organizing this conference for last 4 years, being the organizing chairperson of this summit. So इसके अलावा अगर आपके मन में, आपने जहाँ से स्टार्ट की थी कॉन्फ्रेंस के, सडन डेथ है हो रही है आदमी की, और वो भी यूथ की ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि जिस समय पे कोरोना आया था उस समय स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा था, कि स्टेरॉइड से वो जो अंदर पैचेस बनना था वो कम हुआ, वो भी एक कारण बताया उन्होंने डेथ के ज़्यादा का। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है। ये इसमें 2-3 ग्लिचेस हैं, मैं बात करता हूँ आपसे। कोविड ने किया क्या? हम लोग सब समझते हैं कोरोना आया, कोविड आया, 2019 में आया, अपने देश में 20 में आया, तो 20 में रहा, 21 में रहा, अभी भी केसेस हैं, लेकिन वो धीरे 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 उसकी मारक क्षमता कम होती जा रही है। क्या रीजन है कि मारक क्षमता कम होती जा रही है? देखिएगा, ट्रांसमिशन होते 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 वो चीज़ें डिसिपेट होती है। आप समझ गए? जब स्टार्ट हुआ तो इस पे था, फिर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हुआ, ऐसे करके वो स्वतः नीचे जा रहा है। तो अभी भी केसेस खत्म नहीं हुए हैं। एक बात ध्यान तो हमें अभी भी रखना है। अब बात आती है कि ये केसेस क्यों बढ़ गए। कोविड सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है। कोविड इज नॉट अ डिजीज ओनली ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसने हमारे हार्ट को भी अफेक्ट किया, इसने संपूर्ण नाड़ियों को, मतलब अपनी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ ब्लड बहता है, वो पूरी आर्टरीज को अफेक्ट किया। सिंस हार्ट की आर्टरीज बहुत पतली होती है और वो सुप्तावस्था में भी, जब आप सोते हैं तब भी कॉन्स्टेंटली हार्ट वर्क कर रहा होता है, तो उस पर जोर ज्यादा पड़ता है। सो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ, वहां पे भी कुछ ऐसा डिपोजिशन हुआ जो चीजों को अटैक के रूप में लेके आया। एक बात। दूसरी बात, अब वो बीमारी क्या सभी में बढ़ चढ़ करके बोली? नहीं। जिसमें फेफड़ों की तकलीफें ज्यादा हुई, अगर आपको याद हो तो हम HR CT स्कैन कराते थे, चेस्ट का CT स्कैन कराते थे, और जब भी स्कोर 10 से ऊपर होता था हम चिंतित होते थे। और कई पेशेंट्स 20 के आसपास के स्कोर भी आए, 25 में से 20 का स्कोर, यानी कि बहुत डिजीज ज्यादा है। जब डिजीज यहाँ पे ज्यादा है तो पूरी बॉडी में ज्यादा है, उसने टेंडेंसी ऑफ खून का थक्का, यानी ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी को बढ़ा दिया। एक। दूसरा, रिदम डिस्टर्बेंसेस ऑफ द हार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स बहुत ज्यादा होने लगे हार्ट के अंदर। तो ये 2 मुख्य कारण हुए जिन्होंने हार्ट की बीमारियों को कोविड के समय में बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अटैक्स भी बढ़े और कार्डियक अरेस्ट भी बढ़ गया। अब बताती है कि क्या इसमें सिर्फ बीमारी का रोल है या स्टेरॉइड्स का? देखिए, आप एक बात समझिएगा, स्टेरॉइड्स डेफिनेटली दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्टेरॉइड्स को सिंपल भाषा में समझें। क्या स्टेरॉइड्स हमेशा खराब होते हैं? नहीं। क्या अपनी बॉडी में स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं? होते हैं। अपने जितने भी हार्मोन्स हैं, 90% ऑफ हार्मोन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेरॉइड्स। आप समझ गए? तो वो स्टेरॉइड्स खराब तो नहीं हुए, लेकिन एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स, यानी कि बाहर से दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स, वो बहुत ध्यान से और सुपरविजन के साथ में दिए जाने चाहिए। कभी भी माइल्ड बीमारी हुई दे दिया, ये गलत है। कोविड में क्या हुआ, इंडिकेशंस तो थे, बट कई बार वो ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, कई बार वो डोसेज ज्यादा हो गया। वो इंडिकेटेड था। देखो, मैं ये बोल दूं कि वो गलत दिया गया, ये सही नहीं होगा, बट यस, कई बार आपको ड्यूरेशन ज्यादा हुई, डोज ज्यादा हुई,
उसकी वजह से भी इफेक्ट आया। बट आप और क्या कर सकते थे? उस समय फेफड़े बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको कई बार ये भी किया गया। बस यस, स्टीरॉइड्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये अटैक्स और हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट बढ़े हैं।